हिमालय की ऊंची चोटियों में उत्तराखंड के विशाल पहाड़ों के बीच बसा हुआ था तुर्ग्राम नाम का एक भुला बिसरा गांव। यहां समय मानो थम सा गया था। पुरानी परंपराएं आज भी चलती थीं। हवा में चीड़ और रहस्य की गंध थी। गांव के ऊपर छायवन हवेली खड़ी थी, एक टूटती हुई हवेली जिसमें एक भयानक रहस्य छुपा था। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूरती रहती थीं। पिछले निवासी के यहां से गए कई पीढ़ियां बीत चुकी थीं। हवेली एक भूले हुए युग का प्रतीक थी। स्थानीय लोग अजीब घटनाओं के किस्से सुनाते थे। वे भूतिया परछाइयों और खाली हॉल में गूंजती हंसी की बात करते थे। छायवन हवेली एक डरावनी जगह थी, एक ऐसी जगह जहां जीने वाले कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। नीरज शहर का एक नौजवान इतिहासकार छायवन हवेली की कहानियों से मोहित हो गया था। वो ज्ञान की प्यास से भरा हुआ इंसान था। नीरज ने सालों पुराने ग्रंथों को पढ़ने में बिताए थे। वो समय की परतों के नीचे दबे रहस्यों को उजागर करने के लिए तरस रहा था। जब उसने भूतिया हवेली के बारे में सुना तो वो जानता था कि उसे इसे खुद देखना होगा। नीरज ने अपना बैग पैक किया। उसका दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भरा था। वो सच्चाई और कल्पना को अलग करने के लिए दृढ़ था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। उनके चेहरे डर से सफेद थे। उन्होंने उससे दूर रहने की विनती की, लेकिन नीरज दृढ़ था। अपनी नोटबुक और अनजान के लिए प्यास के साथ वो हवेली के लिए निकल पड़ा। गांव के मुखिया बिष्ट नाम के एक बूढ़े आदमी ने नीरज के आने पर दुखी होकर अपना सिर हिलाया। हवेली श्रापित है, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश हो गई थी। कई लोग इसके दरवाजे में दाखिल हुए हैं, लेकिन बहुत कम लोग वापस आए हैं। जो वापस आए वे कभी पहले जैसे नहीं रहे। बिष्ट ने अचानक गायब होने और अस्पष्ट दुर्घटनाओं के किस्से सुनाए। उसने एक दुष्ट आत्मा, एक अपमानित महिला के बारे में बताया जो हवेली के हॉल में भटकती थी। नीरज ने ध्यान से सुना। उसका संदेह बढ़ती बेचैनी से जूझ रहा था। उसने बिष्ट को उसकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन फिर भी वो अडिग रहा। उसने इतिहास की खोज में पहले भी खतरे का सामना किया था। चेतावनियों ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित नीरज ने ग्रामीणों के डर को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। उसे जल्द ही अपने संदेह की असली कीमत चुकानी पड़ेगी। हवेली में पहले कुछ दिन बिना किसी घटना के बीते। नीरज ने अपना समय धूल भरे कमरों की खोज में बिताया। उसने हर विवरण, हर मकड़ी के जाले वाले कोने का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया। लेकिन जैसे ही हर शाम सूरज डूबने लगता, हवेली पर एक ठंडक छा जाती। अजीब आवाजों से सन्नाटा टूट जाता। एक फर्श का तख्ता चरमराता, एक दरवाजा बंद हो जाता। एक रात नीरज एक बंद दीवार के पीछे से आने वाली खरोंच की आवाज से जाग गया। वो सावधानी से पास गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने लकड़ी में एक दरार से झांका, उसने एक आकृति की एक झलक देखी। वो एक बूढ़ी औरत थी। उसका चेहरा पीला और दुबला था। उसकी आंखें एक ठंडी उदासी से भरी थीं। इससे पहले कि नीरज ठीक से देख पाता, आकृति गायब हो गई। इन अजीब घटनाओं को समझने के लिए दृढ़ संकल्पित नीरज ने हवेली के इतिहास में गहराई से खोज की। उसने पुरानी पत्रिकाओं और धूल भरे रिकॉर्ड का पता लगाया। उसने पता लगाया कि हवेली कभी ठाकुर विक्रम सिंह और उसकी खूबसूरत पत्नी रानी पद्मावती का घर हुआ करती थी। पर पता है, उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। पद्मावती और उनके नवजात बच्चे की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। गांव वालों ने फुसफुसाते हुए कहा कि विक्रम सिंह दुख से पागल होकर हवेली की दीवारों के अंदर अपनी जान ले ली। कुछ का मानना था कि पद्मावती शांति न पा सकने के कारण अभी भी अपने खोए हुए बच्चे की तलाश में हॉल में घूमती है। जैसे जैसे नीरज ने हवेली के दुखद अतीत के बारे में और खुलासा किया, अजीब घटनाएं तेज होती गईं। वो बुरे सपनों से ग्रस्त था। पद्मावती के ज्वलंत भयानक सपने, उसकी आंखें दुख और क्रोध से भरी हुईं। उसने खून से लथपथ बच्चों की झलकियां देखीं। उनकी चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। नीरज ने इन दृश्यों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि यह तनाव, अलगाव उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। लेकिन गहराई से संदेह का एक बीज बोया गया था। वो इस भावना को दूर नहीं कर सका कि वो अकेला नहीं था, कि कुछ भयावह उसे देख रहा था, उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। एक शाम हवेली के धूल भरे अटारी की खोज करते हुए नीरज को एक छिपा हुआ कमरा मिला।
इसकी दीवारें अजीब निशानों से ढकी हुई थीं, कोयले से लिखे नाम, हर एक नाम मानो बेबसी में लिखा गया हो। जैसे ही उसने नामों की ओर बारीकी से जांच की, उसका खून ठंडा पड़ गया। वहां अनगिनत अन्य लोगों के बीच उसका अपना नाम था। उसमें दहशत फैल गई। वो अपना फोन ढूंढने लगा, उसका हाथ कांप रहा था। उसे हवेली से बाहर निकलना था, इस बुरे सपने से बच निकलना था। लेकिन जैसे ही उसने वॉइस रिकॉर्डर पर क्लिक किया, इस उम्मीद में कि वो उन भयावह चीजों का कुछ सबूत हासिल कर लेगा जो उसने देखी थी, उसे एक भयावह आवाज सुनाई दी। यह उसकी अपनी आवाज थी, लेकिन विकृत, डर से सराबोर, मदद की गुहार लगा रही थी। जैसे ही आतंक ने उसे जकड़ लिया, बत्तियां टिमटिमाने लगी। हवेली में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी जो हर पल तेज होती जा रही थी। अचानक धुएं की गंध हवा में भर गई। दीवारों से आग की लपटें उठीं, हवेली को आग के गोले में घेर लिया। नीरज धुएं और डर से अंधा होकर बाहर निकलने के लिए लड़खड़ाया। वो अब पद्मावती की आवाज सुन सकता था, आग की गर्जना के बीच एक दर्द भरी चीख। ऐसा लग रहा था कि यह हर जगह से आ रही है और कहीं से भी नहीं। उसकी हंसी उसके चारों ओर गूंज रही थी, उसके आतंक का मजाक उड़ा रही थी। जलती हुई इमारत में फंसे नीरज ने भयावह सच्चाई को महसूस किया। उसे बच निकलना ही नहीं था। अगली सुबह जब ग्रामीण आखिरकार छायवन हवेली के सुलगते हुए खंडहरों पर पहुंचे, तो उन्हें नीरज का कोई पता नहीं चला। हवेली ने एक बार फिर अपना शिकार बना लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि तूफानी रातों में आप अभी भी घाटी में नीरज की चीखें गूंजती सुन सकते हैं। दूसरों का दावा है कि उन्होंने हवेली की जली हुई दीवारों पर राख में लिखा उसका नाम देखा है। छायवन हवेली आज भी खड़ी है, इस बात की याद दिलाती है कि सबसे रमणीय जगहों में भी सतह के नीचे अंधेरा छिपा हो सकता है। ग्रामीण इससे बचते हैं। उनकी फुसफुसाहट उन भयावह चीजों का प्रमाण है जो इसकी दीवारों के भीतर हुई थी। और नीरज का नाम, वो इतिहासकार जिसने इसके रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत की, हमेशा के लिए तुर्ग्राम के लोकगीतों में अंकित है।